नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10 बाय 10 की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम बात करेंगे चौथे एपिसोड की। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पर। एसपीएम द अमाउंट ऑफ वेज इज अ प्राइम इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी। एसपीएम जो कि वायु की गुणवत्ता का संकेतक है, इसका क्या अर्थ होता है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं। पहले तो मैं आपको करेक्ट आंसर दे देता हूं। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। देखिए, किसी भी जगह, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी बड़े शहर की एयर क्वालिटी अगर आपने देखनी है तो मुख्य तौर पर उसमें दो बातें देखी जाती हैं। एक तो ये देखा जाता है कि वहां एसपीएम का लेवल कितना है, यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कितना है। हवा में तैरते हुए सॉलिड के कण कितने हैं। इतने पार्टिकल ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, आपको आंखों से नजर नहीं आते, लेकिन हवा में वो तैर रहे हैं। तो किस चीज के पार्टिकल हो सकते हैं? ये पार्टिकल हो सकते हैं डस्ट के, ये पार्टिकल हो सकते हैं मेटल के, जैसे लेड वगैरह के पार्टिकल हो सकते हैं अगर कहीं इंडस्ट्री का पोल्यूशन है। इसी तरह से एरोसोल के पार्टिकल हो सकते हैं। और ये जो पार्टिकल है, ये हवा के जो मॉलिक्यूल है उनके ऊपर सवार होकर उनके साथ साथ ये तैरते हैं। और अक्सर जब आप एसपीएम के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें अकेला एसपीएम नहीं लिखा होता। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, तो नोट करके लिखा गया होगा कि एसपीएम 2.5 का क्या मीनिंग है, एसपीएम 2.5 क्या होता है। तो नोट कर लीजिए 2.5 आपने लिखा है, इसके साइज की बात हो रही है। और इसका साइज हम कैसे मापते हैं? हम मापते हैं माइक्रोन में, यानी बहुत ही छोटा यूनिट होता है। मतलब 1 सेंटीमीटर का भी बहुत छोटा हिस्सा होता है, तो हमारी आंखों से नजर नहीं आता। अब बहुत छोटे कण हैं तो नेचुरली हमारी हवा सांस के साथ भी हमारे लंग्स में जाते हैं और नुकसान करते हैं। ऐसा अंदाजा लगाया गया कि दिल्ली की हवा में जो एसपीएम की मात्रा है वो इतनी ज्यादा है कि वहाँ अस्थमा के और बाकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और कई डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कहा है कि इतनी पोल्यूशन है कि एवरेज दिल्ली का जो नागरिक है उसकी आयु भी 8-10 साल कम हो गई है इस पोल्यूशन की वजह से। तो पहला जो पैरामीटर आपने देखना है किसी भी शहर की एयर क्वालिटी को देखने के लिए, वो तो है एसपीएम। और दूसरा पैरामीटर आपको देखना चाहिए AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अक्सर बड़े शहरों में आजकल अनाउंसमेंट हो रही है कि फलां दिन को AQI क्या था। तो आमतौर पर माना जाता है कि किसी भी जगह का, किसी भी शहर का जो आइडियल AQI का लेवल है वो 50 होना चाहिए। यानी अगर आपके शहर का AQI 50 है तो बहुत बढ़िया आदर्श स्थिति है। लेकिन अक्सर हमारे किसी भी भारतीय शहर का AQI मैंने 50 तो सुना नहीं है। इवन जो बहुत साफ सुथरे शहर है, इंदौर है, चंडीगढ़ है, इनका भी 100 तो क्रॉस करता है। हाँ, कोरोना के दौरान जो हमने देखा था कि हवा बहुत साफ हो गई थी, दूर दूर से पहाड़ियां नजर आती थी, वो स्थिति को छोड़ के तो 50 लेवल हमने कभी देखा नहीं है। मतलब हालात इतने खराब है कई शहरों में, जैसे दिल्ली में तो ये कहा जाता है कि शाम को 5 बजे अगर आप किसी बिजी कमर्शियल एरिया में ट्रैफिक में खड़े हो जाएं तो वहां का जो AQI लेवल है वो 650 तक भी जाता है, यानी परमिशिबल लेवल से 13 गुना तक ज्यादा लेवल है AQI का। तो दो मेजर पैरामीटर है, AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और दूसरा है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी SPM। तो इन दोनों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फलां जगह की हवा कैसी है, अच्छी है या बुरी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। SPM 2.5 के बारे में आपको मैंने बताया, ये भी नोट कर ली, ये भी सवाल आ चुका है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है the triple vaccine commonly given in India does not cover which of these diseases। आमतौर पर भारत में दिया जाने वाला ट्रिपल वैक्सीन में कौन सी बीमारी शामिल, किस बीमारी के खिलाफ ये टीका नहीं दिया जाता है? तो चॉइसेस आपके पास हैं डिप्थीरिया, देन टेटनस, डिप्थीरिया को गलघोटू भी बोलते हैं हिंदी में, वूपिंग कफ है, काली खांसी है और पोलियो है। तो आपको मैं याद दिला दूं, शायद आपको याद आ भी गया हो, इसका रियल जो नाम है ट्रिपल वैक्सीन का उसे बोलते हैं हम DPT। लेकिन यहाँ P का मतलब पोलियो नहीं है, पोलियो का टीका अलग से दिया जाता है। वैसे इंडिया पोलियो फ्री है बिल्कुल। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनता है D से बनता है डिप्थीरिया, P से बनता है पर्टिसिस, वूपिंग कफ, काली खांसी, और T से बनता है टेटनस। सो द राइट आंसर इज कौन कौन से सही है? डज नॉट कवर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इस मामले में बनेगा पोलियो।
सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये भी याद रखिए कि इंडिया पिछले कई सालों से WHO ने सर्टिफिकेट दिया है कि इंडिया पोलियो फ्री कंट्री है। और जो दो देश दुनिया में अभी पोलियो ग्रस्त हैं, जहां कुछ हद तक पोलियो है, जैसे पर हमने पहले भी जिक्र किया था, वो सिर्फ दो देश बचे हैं। नोट कर ले अगर आपने पहले नोट नहीं किया, एक तो है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। इन दोनों देशों को छोड़कर पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर ले, पोलियो का वैक्सीन बिल्कुल अलग है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एन ऑरेंज अलर्ट रेफर्स टू व्हाट? अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली देखते हैं तो अक्सर ये न्यूज़ आती है कि चाइना में येलो अलर्ट इशू हुआ है, ऑरेंज अलर्ट इशू हुआ है, रेड अलर्ट इशू हुआ है। इवन दिल्ली में भी ऐसी दिल्ली के बारे में भी ऐसी खबरें आती हैं कि वहां फला दिन को ऑरेंज अलर्ट इशू हुआ है, येलो अलर्ट इशू हुआ है। देखिए ऑरेंज अलर्ट का जो संबंध है वो है एयर पोल्यूशन से। तो एयर पोल्यूशन के लेवल के हिसाब से अलर्ट जारी किया जाएगा। सो आप सबसे पहले येलो अलर्ट जारी कर सकते हैं, फिर आप ऑरेंज अलर्ट जारी कर सकते हैं और फाइनली आप रेड अलर्ट जारी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो सबसे पहला लेवल आपका है येलो अलर्ट। ये एक गिवन लेवल अगर अचीव हो जाए पोल्यूशन का तो आप येलो अलर्ट इशू करेंगे। हो सकता है येलो अलर्ट का मीनिंग हो कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, घर से बाहर वो नहीं खेलेंगे। और ऑरेंज अलर्ट का मीनिंग होगा कि वर्कर भी घर से बाहर नहीं जाएंगे और बच्चे भी नहीं जाएंगे। और रेड अलर्ट का मीनिंग है कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, आपको पूरी प्रिकॉशन रखनी है, मास्क लगा के बाहर से निकलना है। तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो इस अलर्ट में लिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ पोल्यूशन प्रिवेलिंग इन द एनवायरनमेंट। इसी से जुड़ी एक और बात है जो मैं चाहता हूं आपको बताऊं, आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली के अंदर वहां की जो गवर्नमेंट है उसने एक प्लान लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। यानी पॉल्यूशन के लेवल के ऊपर डिपेंड करते हुए कितना पॉल्यूशन है वहां हवा में, उन्होंने एक ग्रेडेड प्लान बनाया, स्टेप वाइज प्लान बनाई है कि अगर इतना पॉल्यूशन हो जाएगा तो हम ये स्टेप लेंगे, इतना पॉल्यूशन हो जाएगा तो हम ये स्टेप लेंगे, और इतना पॉल्यूशन हो जाएगा तो हम ये स्टेप लेंगे। तो ग्रेडेड जो रिस्पांस प्लान है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। नोट कर लें। एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन के लिए कोई टर्म तो नहीं है, लेकिन नॉइज पोल्यूशन कैसे मापा जाता है ये क्वेश्चन अक्सर आया है पेपर में, तो नोट कर लें। नॉइज का लेवल हम किसी भी शहर का मापते हैं कितने डेसिबल है। जैसे आपको पता है कि करंट का यूनिट एम्पियर होता है, या लेंथ का यूनिट मीटर होता है, वजन का किलोग्राम होता है, तो नॉइज का यूनिट है डेसिबल। और आम तौर पर माना जाता है कि किसी भी जगह अगर डेसिबल का लेवल 85 हो जाए, यानी 85 डेसिबल अगर साउंड है, तो यहां से साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन शुरू हो जाती है। और अगर आप दिल्ली के, चंडीगढ़ के किसी बिजी एरिया, ट्रैफिक वाले एरिया में शाम को पीक टाइम पर खड़े हो जाए, तो वहां नॉइज का जो पोल्यूशन का लेवल है वो डेफिनेटली 100 डेसिबल क्रॉस कर जाएगा। और अगर डेसिबल आपके हो गए 140 तो उसको बाद आपको सुनना ही बंद हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी ऑर्केस्ट्रा में, बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा के परकशन के पास बैठ जाएं जहां वो बड़े बड़े ड्रम बजाते हैं, या किसी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पास खड़े हो जाए, सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, तो 140 के ऊपर आपका डेसिबल का लेवल जाएगा और इसके बाद परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। तो डेसिबल लेवल 85 से आपकी पोल्यूशन शुरू होती है, लेकिन 85 इतना भी डेंजरस नहीं है, लेकिन 100 के बाद डेफिनेटली काफी खतरनाक हो जाता है। तो ये तो बात रही आपकी एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन की। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। विद रेफरेंस टू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी, रोजगार गारंटी योजना के बारे में इन स्टेटमेंट्स पर ध्यान दें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। और यूपीए सरकार यानी कांग्रेस जो गवर्नमेंट पहले थी डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली, उसकी सबसे कामयाब योजनाओं में से ये एक है। तो आइए इसकी बात करते हैं। पूछा ये गया है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट इन्वॉल्व है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ये है, इट गारंटीज द राइट टू वर्क। बिल्कुल सही बात है, इसमें काम की गारंटी दी गई है। और ये दी किसको गई, थोड़ा जान लीजिए। ऐसा है कि भारत में गांव के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा है, और उसको हम बोलते हैं सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, या उसको हम कई बार बोल देते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
देखिए आपको पता है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो फसलें उगाते हैं। फसल एक बार आपने बो दी है तो बहुत ज्यादा उसकी ओर इतना ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। कभी-कभी आपको जाना पड़ता है पानी वगैरह देने के लिए, लेकिन लगातार आपकी इन्वॉल्वमेंट काफी कम रहती है, कम से कम अगले 3-4 महीने जब तक वो फसल तैयार ना हो जाए। तो उन 3-4 महीनों में किसान खाली रहते, बेरोजगार रहते। या तो उनके पास कोई सहायक धंधा हो, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई सूअर पालन कर रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, लेकिन अगर नहीं है तो वो क्या करेंगे? तो इस तरह की जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करने के लिए योजना लॉन्च की गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, राइट टू वर्क की गारंटी है। यानी अगर कोई व्यक्ति लिख के दे दे कि भाई साहब मैं बेरोजगार हूं और मुझे काम दीजिए, उस एजेंसी को जिसने काम देना है तो उसको आपको काम देना पड़ेगा। यानी ये कोई अफसर की मनमर्जी नहीं है कि वो काम दे या ना दे, उस बंदे का अधिकार है। ही इज एंटाइटल्ड टू गेट वर्क, उसको काम लेने का बिल्कुल अधिकार है। और अगर 15 दिन के अंदर उसे काम नहीं मिला तो उसका जो सैलरी का पेमेंट है वो तो शुरू हो ही जाएगा, ये इसमें लिखी गई है बात। सो राइट टू वर्क बिल्कुल गारंटेड है, और इसमें जो मिनिमम वेजेस है वो भी गारंटेड है। जिस भी स्टेट में वो व्यक्ति काम कर रहा है वहां जो भी मिनिमम वेजेस लागू हैं वो तो आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिनिमम वेजेस मिलेंगे, राइट टू वर्क की गारंटी है, आप काम के लिए मना नहीं कर सकते। और अक्सर जो काम दिया जाता है वो आमतौर पर अनस्किल्ड लेबर का होता है। यानी फॉर एग्जांपल अक्सर होता है इसमें ये है कि कोई एसेट क्रिएशन का काम होता है। मान लीजिए गांव में एक नहर का जो बांध है वो बनाना साइडों पे, या मान लीजिए स्कूल की बिल्डिंग बनानी, तो इस तरह के काम इनको दिए जाते हैं जिसमें अनस्किल्ड लेबर ज्यादातर होती है। ये सामान उठाने का काम है, मिट्टी लादने का काम है, ईंटें उठाने का काम है, इस प्रकार का काम होता है। तो ये जो है आपका दूसरा पार्ट भी सही है। जॉब सीधा बिल्कुल सही बात है, 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। तो तीनों पॉइंट आपके सही है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है डी, यानी 1, 2 एंड 3। और नोट कर ले इसमें जो नंबर ऑफ गारंटीड जो रोजगार है वो 100 डेज का होता है पर ईयर का, यानी एक साल में 100 डेज का रोजगार गारंटीड है। अगर कहीं सूखा पड़ जाता है या कुछ और ऐसी आपदा आ जाती है तो ये संख्या 100 से 150 तक भी की जा सकती है, ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट स्कीम्स एवर इन इंडिया, और पॉवर्टी रिमूवल में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये स्टडी हुई है कि इसके लागू होने के बाद इंडिया के गांव में पॉवर्टी की रेशियो काफी कम हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब राजनीति की बातें हम साइड पे रखते हैं, बट इसमें कोई शक नहीं है कि काफी कामयाब योजना है। चलिए आगे चलते हैं। द जियो 5G सर्विस was launched recently by Mukesh Ambani Group. What does the word letter G stand for? तो G का मीनिंग क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है कि एक लेटर आपको पकड़ा के उसका मीनिंग पूछा इस पर्टिकुलर एक्रोनिम में, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है खासतौर से बैंकिंग में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बनेगा जनरेशन। आपको याद है कि जब नोकिया के नए नए फोन आए थे तो उनको हम 2G बोलते थे, और इंडिया में तो 2G स्कैंडल भी हुआ है, फिर 3G आ गए और फिर 4G आ गए, और अब तो इंडिया के कई हिस्सों में 5G फोन भी और सर्विस लॉन्च हो गई है। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी की इंप्रूव्ड वर्जन है। जैसे एंड्रॉइड के वर्जन आप देखते हैं कि 1 से शुरू हुआ था, 13, 14, 15 पे जा चुका है। तो जो आप नई जनरेशन लाते जाएंगे बेहतरी होती जाएगी और अच्छी टेक्नोलॉजी आती जाएगी। तो जी का मतलब यहाँ पर जनरेशन निकल रहा है और कोई मतलब नहीं है। जहां तक कि आपने जियो सिंक्रोनस लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें, इस पे बहुत सवाल आया है। इंडिया का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अक्सर ये सवाल पूछा गया पेपरों में कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता क्या है। ध्यान से पढ़िए, जियो का मतलब है अर्थ और सिंक्रोनस का मतलब है उसके तालमेल में, यानी उसके साथ साथ चलता है। तो जितने टेलीकॉम के सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए, यानी हमारा जो सेल फोन का नेटवर्क है, या हमारा सैटेलाइट का, या हमारा ये जो टेलीविजन चैनल का नेटवर्क है, सारे का सारा इसी सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें किया क्या जाता है कि जमीन से एक पर्टिकुलर हाइट पर सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, और हाइट इसकी फिक्स्ड है, नोट कर लें, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। यानी कोई भी ऐसा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होगा उसको जमीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा इसके ऑर्बिट में, इसकी कक्षा में।
अब आप देखिए ये किस स्पीड पर मूव करेगा, जिस स्पीड पर अर्थ मूव करती है। मान लीजिए अर्थ इस स्पीड पर ऐसे मूव कर रही है, तो ये भी जो है ना अर्थ की डायरेक्शन में ही इसी स्पीड पर मूव करेगा। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पर मूव कर रहे हैं, तो अगर आप यहां से नजर मारे इस पर, तो आपको एकदम स्टेशनरी स्थिर नजर आएगा कि ये तो मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि धरती भी मूव कर रही है, वो भी मूव कर रहा है, तो आपको लगेगा ये तो मूव ही नहीं कर रहा जबकि वो मूव कर रहा है। तो ये इसकी खासियत है जियोसिंक्रोनस का मतलब ये निकलता है कि धरती के हिसाब से बिल्कुल एकदम सेम आपने सिंक्रोनाइज किया हुआ है। और टेलीकॉम के अंदर सैटेलाइट चैनल हमारे घरों में आते हैं, वो सारा जो वेव्स का ट्रांसमिशन है वो इसी की वजह से संभव हो पाता है। तो नोट कर ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, अक्सर पूछा गया इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब आपको मैंने बताया कि धरती की स्पीड पर मूव करता है, धरती की दिशा में मूव करता है, जमीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, और मेन एप्लीकेशन इसका है सैटेलाइट चैनल वगैरह में या टेलीकॉम में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं छठे सवाल पे। The huge tragedy which had killed several people in Bihar recently involved a consumption of। देखिए इस तरह के जो करंट इवेंट्स हैं उनमें कोई टेक्निकल पॉइंट इन्वॉल्व है तो उसका ध्यान रखिए न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। जैसे ये इसी खबर की हम बात करें, हमने भी खबर न्यूज़पेपर से उठाई है आपके लिए, तो हमने सोचा कि इस पे सवाल बनते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअली। तो आप भी इस तरह से सोचा करिए कि जब आप कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें जो टेक्निकल पॉइंट इन्वॉल्व है वो जानने की कोशिश करिए। इस तरह के सवाल पेपर में आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। तो आपको पूछा ये गया है कि जो जहरीली शराब की त्रासदी हुई है, बहुत से लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मारे गए थे बिहार में, इस जहरीली शराब में होता क्या है। तो पहले करेक्ट आंसर आपको देता चलूं, पहले आपका राइट आंसर बनता है मिथाइल अल्कोहल। लेकिन एक दो जानने वाली और बातें हैं। इथाइल अल्कोहल होता है नॉर्मल जो अल्कोहल, मतलब घरों में जो वाइन होती है, लिकर लोग पीते हैं, बियर पीते हैं, विस्की पीते हैं, उसमें इथाइल अल्कोहल होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत बेईमान लोगों को करते क्या है, खास तौर से वहां पर जहां पर शराब पर पाबंदी लगी, जैसे आप जानते हैं गुजरात में पाबंदी है, बिहार में पाबंदी है बड़े सालों से, तो वो लोग क्या करते हैं क्योंकि नॉर्मल शराब तो मिलती नहीं जो कंपनी की बनाई है जिसमें इथाइल अल्कोहल है, वो तो ब्रांड है, तो लोग करते क्या है कि थोड़ी सी इथाइल अल्कोहल कहीं से लेके और उसमें खूब सारी नकली मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं क्योंकि वो सस्ती पड़ती है, मिलावट करते हैं। तो जो मिथाइल अल्कोहल होती है इसको आम भाषा में हम स्पिरिट भी बोलते हैं, आम भाषा में इसे हम स्पिरिट बोलते हैं, और एक केमिस्ट की दुकान पर मिलता है और ये सस्ता होता है। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही जहरीली शराब है, दिमाग को बहुत जल्दी चढ़ती है, लोग अंधे हो जाते हैं, सांस की तकलीफ होती है और बहुत से केसों में मृत्यु भी हो जाती है। तो नोट कर लेते हैं, नॉर्मल आपकी शराब हेल्दी यानी कि जो कंपनी बनाती है वो है वाइन, इथाइल अल्कोहल, और जो नकली शराब है, जहरीली शराब है, वो है स्पिरिट। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, नोट कर लें। आइए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। इंडिया इज फेयर टू फेस अ टफ सिचुएशन ऑन द फूड ग्रेन फ्रंट दिस ईयर। सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि इस बात की आशंका है कि भारत के लिए अनाज के मामले में स्थिति इस साल थोड़ी मुश्किल हो सकती है। फिर आपको उसके पीछे रीजन बताया है। The emergence of El Nino, an oceanic phenomenon, is creating conditions which can lead to deficient rainfall। यानी एक एल नीनो नाम का ओशन का कोई करंट है, उस वजह से इस बार कुछ ऐसे हालत है कि बारिश कम होने की संभावना लग रही है। अब आपको पूछा ये गया है कि जो ऊपर फैक्ट आपने लिखा है पहले वाला, सॉरी फैक्ट नहीं लिखा, आपने एक स्टेटमेंट दी है, क्या जो आर है वो ए का सही रीजन है। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि क्या दोनों सही हैं, अगर दोनों सही हैं तो एक बात को नोट कर ले। फिर हमें बताना है कि जो रीजन दिया गया है क्या वो सही है या नहीं है। तो देखिए आगे ऑप्शन देखते हैं। इंडिया में इस साल खतरा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये वाली बात तो सही है। लगातार असेसमेंट्स आ रही हैं कि इस बार फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है उसमें दिक्कत आ सकती है। कारण इसका यही है जो आपने लिखा है, क्योंकि एल नीनो नाम का एक ओशन करंट है। अब एल नीनो के बारे में आपको पेपर में बहुत क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूं। अभी फिलहाल इस पे आंसर देखिए कौन सा बनता है। तो जो आपने कारण बताया है वो भी सही बताया, क्योंकि जब भी एल नीनो एक्टिव होता है तो बारिश कम होती है। सो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और जो आर है वो ए का राइट एक्सप्लेनेशन बनता है। सो देयरफॉर आपका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है ए, दैट इज बोथ ए एंड आर करेक्ट।
और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन बनता है। आइए अब चलते हैं एल नीनो की ओर। तो नोट कर ले, एल नीनो नाम का एक ओशन करंट है, समुद्र की धारा है जो कि एक्टिव रहती है पैसिफिक ओशन में। नोट कर ले, पैसिफिक ओशन में ये समंदर की धारा है, पानी की धारा है जो कई बार एक्टिव हो जाती है। अब एल नीनो जिस साल भी एक्टिव होता है, जब भी एक्टिव होता है, हर बार नहीं होता, कभी कभी एक्टिव होता है, जिस साल भी एक्टिव होता है भारत में मॉनसून पर फर्क पड़ता है। मॉनसून में बहुत बदलाव आते हैं, एक्सेस बारिश हो जाती है, कई बार कम भी बारिश होती है। अब डेफिशिएंट रेनफॉल आप किससे बोलते हैं, ये सवाल भी पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल काफी चर्चा में है। तो नोट कर लें, एल नीनो के इस बार एक्टिव होने की संभावना है और एक्टिव हुआ तो इंडिया में रेनफॉल कम हो सकती है। तो कम किसे बोलते हैं, नोट कर लें। जो हमारे वेदर डिपार्टमेंट वाले हैं, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो क्या कहता है, इस बार बारिश के लगभग 94% होने की संभावना है। तो 94% को वो बोलते हैं ये डेफिशिएंसी है, ये कमी है बारिश की। 94% किस चीज का 94%? तो एमडी वाले क्या करते हैं, पिछले 50 साल की एवरेज निकालते हैं, लॉन्ग टर्म एवरेज, यानी पिछले 50 साल में कितनी एवरेज बारिश हुई थी हर साल, वो वैल्यू लेके उसका निकालते हैं परसेंटेज की इस बार कितनी होने की संभावना है। तो माना यह जाता है कि 96% अगर मिनिमम बारिश होनी है, यानी जो वैल्यू आपने एलटीए की निकाली उसका 96%, अगर 96% बारिश होनी है तो ये नॉर्मल है, 96 या इससे ऊपर नॉर्मल गिनी जाएगी, और यहां से लेके 104% तक नॉर्मल गिनी जाएगी। 104 से ऊपर जाएंगे तो थोड़ी एक्सेस बारिश हो जाएगी, फ्लडिंग वाली हालत हो जाएगी। तो ये आपकी सिचुएशन है। सो लॉन्ग टर्म की एवरेज निकालेंगे 50 साल की, उसका कम से कम 96% होनी चाहिए नॉर्मल कहलाने के लिए, और अगर 104 से आगे चली जाती तो फिर वो एक्सेस पे गिनी जाएगी। और आईएमडी का कहना है कि इस बार 96% नहीं है, इस बार संभावना है 94% होने की। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी डेफिशिएंसी इनकी रहेगी, ऐसा उनकी अनुमान है। बाकी तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। आइए चलते हैं आगे। An angel investor provides what? Angel investor क्या करता है, उसका क्या काम होता है, क्या रोल होता है? देखिए आजकल टीवी पे काफी नामी गिरामी प्रोग्राम हमारा बड़ा पॉपुलर है, शार्क टैंक, आप इसमें देखा भी होगा आपने कि बहुत से नए नए लोग हैं, नए नए धंधे के आइडियाज लेके आते हैं, कैपिटल मांगते हैं, लेकिन वो जो लोग वहां बैठे हैं उनको कैपिटल देने के लिए, यानी शार्क टैंक के जो जजेस हैं, उनको आप एंजल इन्वेस्टर नहीं बोल सकते, उनको आप बोलेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट। ये नोट कर लें, वो लोग वेंचर कैपिटल डालते हैं, वो कैपिटल तब डालते हैं जब कोई आइडिया थोड़ा सा चल निकले, पहली स्टेज पर वो पैसा नहीं डालते। लेकिन जो एंजल होते हैं बिल्कुल शुरू में पैसा डाल दे। मान लीजिए आपके मन में बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया और आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास पैसे की कमी है, तो आप अभी अपनी हालात से जूझ रहे हैं कि अचानक आपको बहुत लार्ज हार्टेड व्यक्ति मिलता है और आपके आइडिया से इंप्रेस होकर आपको कहता भाई साहब कोई बात नहीं, आपको मैं 5 लाख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे देना जब भी आपका कामयाब हो जाए। तो आपका आइडिया का प्रॉमिस देख के वो बंदा आपको पैसे देता है, ठीक है, बिल्कुल शुरू में देता है, कंडीशन यही है कि बिल्कुल शुरू में देता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो आपको लोन नहीं दे रहा, याद रखिए, वो दे रहा है कैपिटल फॉर अ न्यू अनप्रूवन बिजनेस आइडिया। वो आइडिया कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, आमतौर पर ये लोन नहीं होता, 99% ये लोन होता नहीं, ये कैपिटल ही होती है, रिस्क कैपिटल होती है, इसके बदले में आप उस बंदे को कंपनी में शेयर देते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बी फॉर बॉम्बे बनता है, तो इसको एंजल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। लेकिन इसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी, मान लीजिए आपका धंधा चल निकला, आइडिया बढ़िया निकला, अब आपको और कैपिटल की नीड है, तो अब एंजल नहीं आएगा, अब आपको कैपिटल मिलेगी वेंचर कैपिटल वालों से। इसमें आगे डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज ए फंडिंग है, स्टेज बी फंडिंग है, सी फंडिंग है, डी फंडिंग है, कई सारे फंडिंग के राउंड्स होते हैं, आगे के आगे फंडिंग होती रहती है। तो इस प्रकार का जो बंदा है जो आपको शुरुआत में कैपिटल देता है, रिस्क बेस्ड कैपिटल है, ध्यान रखिए रिस्की काम है, इसको बोला जाएगा एंजल इन्वेस्टर। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्रोनिम एससीओ। इस पे पिछले कई पेपर में सवाल आ भी चुके हैं, तो हाँ जी, SCO, तो नाम नोट कर ले पहले पूरा इसका, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। सो दिस इज शंघाई
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑब्वियसली आपको क्लियर है कि एक तरह का एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग है जो चाइना में बनाया गया था, शंघाई में बनाया गया था। सो ऑब्वियसली आपका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है डी फॉर दिल्ली। कुछ एक और आंसर चॉइसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले कॉन्फ्रेंस की बात है, तो ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं है अमेरिका नॉर्थ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए। हाँ, मीटिंग जरूर हुई थी जब पिछले वो प्रेसिडेंट थे ट्रम्प, तो उनकी सिंगापुर में मीटिंग वगैरह हुई थी, बट ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। जहां तक ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है, तो बिल्कुल उसका नाम नोट कर लें, इसको एनपीटी बोला जाता है। यानी सब देश अपना प्रॉमिस करेंगे कि भाई आगे से हम हथियार नहीं बनाएंगे, हम परमाणु हथियार न्यूक्लियर आर्म्स नहीं बनाएंगे, लेकिन इंडिया ने इस पर साइन नहीं किए हैं। कुछ कारण है उसके, नाम इसका यही है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब होता है अप्रसार, यानी और नहीं बनाना। ये ट्रीटी हुई थी साइन 1968 में, नोट कर ले एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इस पे इंडिया ने साइन नहीं की है फिलहाल। आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। Which country maintains its position as the world's happiest country as per the World Happiness Report for the 6th year? कौन सा ऐसा देश है जो लगातार छठे साल भी सबसे हैप्पी कंट्री बना हुआ है दुनिया का? तो सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट आंसर दे दूं, लगातार 6 साल से जो सबसे हैप्पी कंट्री है वो है फिनलैंड। देखिए, आप लोग शायद सोच रहे होंगे, आपके मन में विचार होगा भी अमेरिका इतना अमीर देश है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लोग नीचे है, तो शायद वहां के लोग ज्यादा खुश होंगे। तो लेकिन खुशी का पैसे से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। और ये जो रिपोर्ट है ये भी सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं देखती, ये और बहुत कुछ देखती है। फॉर एग्जांपल ये भी देखती है कि लोग कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, फ्यूचर के प्रति उनमें कितना ऑप्टिमिज्म है। और जो व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक होता है वो हैप्पी ही होता है। मतलब उसको ऑप्टिमिस्टिक होना ये बताता है कि वो जीवन के प्रति जीवंत है, जागरूक है, उसको भविष्य में कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो और भी ऐसे पैरामीटर्स हैं, अकेला पर कैपिटा इनकम नहीं है, तो उसी के आधार पर फिनलैंड को लगातार छठे साल भी सबसे हैप्पी कंट्री डिक्लेयर किया गया है। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। मुझे उम्मीद है कि आपको इनसे बहुत फायदा मिलेगा आने वाले टेस्टों में। आपको प्रोग्राम पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आने वाले दिनों में भी आपसे हम मुलाकात करेंगे, कुछ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।